औरत मार्च में इस तरह के नारे लगते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इससे क्या मुराद? बचपन से उनको सबमिट करने की इतनी ट्रेनिंग दी जाती है। औरत की जो हैसियत है ना, वो एक सेक्स ऑब्जेक्ट की ही है। ब्रिटेन के जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट हैं। कि ऐसा नहीं है कि वो शुरू से कोई एडवांस है, लेकिन उसको इजाजत नहीं है कि वो घर से बाहर जाए। ये अमेरिका में रहते हैं, कुरान से शादी करा दी। राइट? बट अभी तक आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू आवर ओन डार्क एजेस। हर तरह की ऑपरेशन है ख़वातीन की, और जो इस्लाम से ही आती है, उसकी रूट कॉज इस्लाम है। और वेस्ट की अगर जहाँ तक आप एग्जाम्पल लेते हैं तो 1920 के अंदर आपको जो है ना वुमेन को राइट मिला है वोट का, कि हम लोग जो है वो रिफॉर्म्स कर नहीं पा रहे हैं किसी भी हालत में, कि जो रिलीजन ने जो बोल दिया या हमारे कल्चर ने जो बोल दिया बस वो एक पत्थर पे लकीर है। सो दे हैव बीन प्रोग्रेसिंग एज वेल। खानदान के मर्दों की इज्जत का बोझ डाल दिया जाता है। इसी तरह कत्ल कर दिया जाता है कारोबारी के नाम। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब एथियज्म पाकिस्तान में बढ़ रही है। अगर तो वो सॉफ्टवेयर वर्जन इस्लाम का ले आते हैं तो शायद इस्लाम का जो है फेस सेविंग हो जाती है। पुराने जो दकियानूसी कानून है उनको हमें चेंज करना है। मॉडरेट मुसलमान खामोश रहे। ऑलमोस्ट लाइक 1972 के अंदर एक लॉ पास हुआ टाइटल 9 यूएस के अंदर, जिसमें उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन खत्म करी स्पोर्ट्स के अंदर। रिलीजन के साथ साथ जो है कभी कभार आपके कोई दकियानूसी ख्यालात भी होते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। हमारे पास इस तरह के रिकॉर्डेड केसेस हैं कि वहां पर भी ब्लास्फेमी और चर्च वो मैनेज करता था। तो यानी कि वो इन्होंने भी इवॉल्व किया अपनी जो दकियानूसी सोच। कि जब पता चलता है कि लड़की है तो अबॉर्ट करा दिया जाता है। हिंदुइज्म में भी वही है, क्रिश्चियनिटी में भी यही है, लेकिन मसला ये है कि वो मज़ाहिब जो हैं वो इवॉल्व हो चुके हैं वक्त के साथ साथ। जोर्डानो ब्रूनो 16वीं सेंचुरी के अंदर उसने ये बोला कि जो कॉपरनिकस मॉडल जो है कि सूरज के गिर्द दुनिया घूम रही है, तो उनको चर्च को ये बात हजम नहीं हुई, तो चर्च ने उसको जो है बाकायदा जिंदा जला दिया उसको। इस्लाम है, उसमें स्टबर्ननेस बहुत ज़्यादा नज़र आती है। घर से बाहर नहीं निकलना है, जो बाप ने कह दिया वो मानना है, जो शौहर का हुक्म है वो आखिरी हुक्म है। 1988 में डेनिसन कैंडियोटी ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी, इसको कहते हैं बार्गेन विद पेट्रियार्की। आप पाकिस्तान के मसाइल को डिस्कस कर ही नहीं सकते इस्लाम को टच किए बगैर। मर्दों ने ही फिर रिलीजन्स बनाए हैं। अब 12 साल 14 साल 16 साल की लड़कियां ही भाग के आ रही, कोई लड़का भाग के नहीं आ रहा। कोई हिंदू लड़का मुसलमान क्यों नहीं हो रहा? जाहिर करते हैं कि लड़की खुद भाग के आई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये जो कल्चर और मजहब है ना, ये इंटरट्वाइंड है, ये इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। वैसे ये बड़ी बात है कि दो वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो हैं, पहले एक पाकिस्तान में फिर दूसरी बांग्लादेश की, दो मुस्लिम ममालिक ने ये बड़ा काम तो किया था। फिर पब्लिक स्पेसेस मेल ऑक्यूपाइड हैं, आप बाहर जाते हैं तो अपने आप को बचा बचा के निकलते हैं। इस्लाम तो इन सब में बाद में आया ना, और जब इस बाद में आया तो कम से कम इस्लाम में तो ये चीजें रिफॉर्म होनी चाहिए थी। खुद वो जा रहे हैं, नाइट क्लब से भी जाते हैं, बाहर भी जा रहे हैं, वो खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन वो औरत पे और बच्चों पे जो है उन्होंने किया हुआ है। जब तक मर्द की सोच नहीं बदलेगी, आप औरत से बेचारी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हजरात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट ज्वाइन करने का, स्पेशली डॉक्टर मदिया आपका। मैं थोड़ा सा, लोग वैसे तो आपको जानते ही हैं, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि डॉक्टर मदिया जो हैं वो प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैं यूएस के अंदर, पॉडकास्ट होस्ट भी हैं, और इनका अपना यूट्यूब चैनल है मदिया टॉक्स के नाम से। तो जो लोग भी हमें सुनते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, मैं उन सबको कहूँगा कि डॉक्टर मदिया के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर मदिया जो हैं वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वुमेन राइट्स के हवाले से, डॉग्मा के हवाले से, और मुख्तलिफ इस तरह के रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उसको वो लेके आती हैं, और उसमें जो ख़वातीन का पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली उसके ऊपर वो बहुत खुल के और काफ़ी अरसे से काम करती है। तो आई थिंक इस तरह की जितनी भी आवाज़ें हैं, स्पेशली हमारे जैसे सप्रेस्ड माशरे के अंदर, हम सबको उनका साथ देना चाहिए और उनको सपोर्ट करनी चाहिए जिस तरीके से भी हम कर सकें। तो खुशामदीद डॉक्टर मदिया आपका हमारे चैनल पे। तो आज का टॉपिक जो है, जो हमने डिस्कस करना है, वो है वुमेन्स इन इस्लाम या वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम।
तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा-सा फॉर्मेट में क्विकली बता दूँ। पहले सेक्शन में हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बात करेंगे कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? उसके बाद हम जो है इसके रीज़न्स पे बात करेंगे, जो जिसमें हम अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे, और फिर आखिरी सेक्शन में हम उसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो अगर आप ये देखें कि जब जैसे ही हमारे यहाँ शादी होती है नए लोगों की, नए जोड़ों की, तो जो ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो इस दुआ से उनका जो है वो दुआएँ देते हैं कि उनको अल्लाह ताला चाँद सा बेटा दे। चाँद सी बेटी जो है आज भी इस मुआशरे में जो है वो उमूमी तौर पे दुआओं में नहीं दी जाती है। हाँ, बेटी जब पैदा हो जाती है तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर अब उसको फिर बाद में कहा जाता है कि वो अल्लाह की रहमत है और ये सब ड्रामेबाज़ी। बट एक्चुअली जब और बेटी पैदा होती है तो उसकी एज़ सच खुशी किसी को होती नहीं है। ये हमारे मुआशरे का एक जो ना बहुत बड़ा एक इश्यू है, और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बहुत सारे इस तरह के केसेस भी आपको सुनने में आते होंगे कि जब पता चलता है कि लड़की है तो अबॉर्ट करा दिया जाता है। तो ये ज़माने जाहिलियत की चीज़ें जो कि एक ज़माने में जब लड़कियों को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता था, ये आज भी इसी तरह इस मुआशरे में किसी हद तक मौजूद है, जो कि इस माशरे की पैट्रियार्की सोच और मिसोजिनिस्ट सोच को ही नुमाइंदगी करती है। इसी तरह जब बच्ची पैदा होती है, अभी वो बड़ी भी नहीं हो पाती है कि उसके ऊपर जो है खानदान के मर्दों की इज़्ज़त का बोझ डाल दिया जाता है। यानी कि एक छोटी-सी बच्ची जो है वो बाप और भाई की इज़्ज़त बन जाती है। फिर जब वो बड़ी होती है, उसकी शादी होती है तो वो अपने शौहर की, और फिर कल को अगर उसका बच्चा लड़का पैदा हो जाता है तो फिर वो लड़के की इज़्ज़त बन जाती है। वो सारी ज़िंदगी अपनी अपने बाप के घर से लेके अपनी मरने तक वो इसी प्रेशर के अंदर जो है वो रहती है ज़िंदगी भर के, कुछ ऐसा ना कह दे, कर दे, या कोई बात उससे ऐसी सरज़द ना हो जाए कि ये ख़ानदान के मर्दों की इज़्ज़त पे हर्फ़ आ जाए। तो ये प्रेशर हमारे यहाँ की औरत के ऊपर हमेशा रहता है। अब इसके अंदर कल्चरल पहलूज़ भी हैं और जो है मज़हबी पहलू भी हैं। इसी तरह अगर आप देखें हमारे माशरे की एक डाइकोटोमी अगर आप देखें पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, कि भाई अगर जो है मुख्तलिफ लड़कियों से, एक से ज़्यादा लड़कियों से एक वक़्त में सेटिंग करके घूम रहा होता है, तो ख़ानदान में उसके ऊपर फ़ख्र महसूस किया जाता है। मगर वही लड़की जो कि एक आदमी के लिए ताल्लुकात की सूरत में, डेटिंग की सूरत में जिस पे वो फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं, वो अपने घर के मर्दों के लिए बाइस शर्म बन जाती है। तो ये एक जो डाइकोटोमी है हमारी सोसाइटी की, एक मुनाफ़िक़त है बेसिकली मैं कहूँगा इसको। ये जो है आपको हर जगह, हर घर के अंदर नज़र आएगी आपको। इसी तरह वुमेन्स को अगर आप देखें, औरत को देखें, तो आम तौर पे अगर आप देखें उसको तो एज़ अ प्रॉपर्टी और एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर के तौर पे जो है उसको ट्रीट किया जाता है। और उसके अंदर फिर मैं वही बात कहूँगा कि मज़हब, कल्चर, हर चीज़ उसके बैकग्राउंड में आ जाती हैं। बट वो ट्रीट इसी तरीके से होती है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, जो बाप ने कह दिया वो मानना है, जो शौहर का हुक्म है वो आखिरी हुक्म है, फिर बेटे की जो है बात सुननी है उसने फिर ज़िंदगी भर। तो इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर चलता रहता है, और एक बिगेस्ट लाइ हमारे यहाँ, यानी कि इतना बड़ा एक झूठ बोला जाता है कि इस्लाम या हमारा मुआशरा जो है वो औरत को इक्वल राइट्स देता है। किस जगह कैसे वो इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, वो अगर आप किसी को समझाने के लिए बैठें तो शायद आप तरीके से समझा भी ना पाएँ। इसलिए कि इससे बड़ा झूठ और कोई है नहीं। तो ये आज हमारा टॉपिक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने बता दिया। आप लोग अपने ख़यालात का इज़हार करें इस पे, अपने इनपुट्स दें। डॉक्टर मदिया, आप इन चीज़ों से मुत्तफ़िक हैं? आपको क्या लगता है कि जो मैंने कहा, इससे आप इत्तेफ़ाक करती हैं कि नहीं? जी, बिल्कुल 100% इत्तेफ़ाक करती हूँ। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। आप सब लोगों को पता है कि मैं कितने पैशनेट तरीके से ख़वातीन के राइट्स के मुतालिक बात करती हूँ, और जो मज़ाहिब हैं तकरीबन सारे ही इस्लाम टेक्स द केक कप बेसिकली, के द मोस्ट ऑप्रेसिव
हिंदुइज़्म में भी वही है, क्रिश्चियनिटी में भी यही है, लेकिन मसला ये है कि वो मज़ाहिब जो हैं वो इवॉल्व हो चुके हैं वक़्त के साथ-साथ। और जो इस्लाम है उसमें स्टबर्ननेस बहुत ज़्यादा नज़र आती है। कुछ अरसे पहले गांधी साहब, मेरा उनसे लाख इख्तिलाफ़ सही, लेकिन उन्होंने इस्लाम की एक सॉफ्टवेयर वर्ज़न लाने की कोशिश की पाकिस्तान में, और उनको भगा दिया गया मुल्लाज़ की तरफ से। जो पाकिस्तान के मॉडरेट मुसलमान थे, जो कि इस तरह के इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करते, जैसा कि जो ये रेडिकल मुल्लाज़ या टीएलपी वग़ैरह, लेकिन मॉडरेट मुसलमान खामोश रहे। मेरा ख़्याल है कि जो गांधी साहब जो कोशिश कर रहे थे, शायद इस्लाम का फ़ेस वो सेव कर पाते अगर अगर ज़्यादा बैकिंग होती, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली क्योंकि मॉडरेट मुसलमान खामोश रहे, तो ऐसा नहीं हो सका। और उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई, इंटरनेट आ गया। अब हर एक के पास एक, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई लड़की गाँव में भी बैठी है, वो टिकटॉक पे देख रही है कि अमेरिका में एक लड़की टिकटॉक बना रही है, तो उसका भी दिल चाहता है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं इंसानों की कि आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, वक़्त के साथ चलना चाहते हैं। तो जब वो ये देखते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि वी आर मिसिंग समथिंग, कुछ हमारे से कुछ हमें कुछ गलत बताया जा रहा है। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब एथियज़्म पाकिस्तान में बढ़ रही है। अगर तो वो सॉफ्टवेयर वर्ज़न इस्लाम का ले आते तो शायद इस्लाम का जो है फेस सेविंग हो जाती। अब जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक है, तो इट्स इस्लाम इज़ लाइक ऑल एनकम्पसिंग। ये एक मेल गेज़ से औरत के किरदार को डिफ़ाइन किया गया है, मर्दों पर उतारा गया। मर्दों ने इसको, इस्लाम को तफ़सीरें लिखी, कुरान के तर्जुमे मर्दों ने किए। वर्स्ट जो है पिछली सेंचुरी में अशरफ थानवी की जो बहिश्ती ज़ेवर थी, हर घर में मौजूद थी, उसको आप पढ़ें। मैंने खुद पढ़ी हुई है, हमारे में किसी ने लाके गिफ्ट की थी, और उस वक़्त भी हम उसको ख़ैर पढ़ के मज़ाक ही उड़ाते थे। लेकिन अब देखें, जो तारिक जमील हैं, तारिक मसूद, इस तरह के मौलानाज़, जो ऐसा लगता है कि एक तरफ वो औरत से ऑब्सेस्ड हैं, औरत, और दूसरी तरफ वो औरत से शदीद नफ़रत करते हैं। तो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो क्या चाहते हैं। तो अभी एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, वो ब्रिटेन में एक मुसलमान है, और जो ब्रिटेन के जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक बहुत ज़्यादा। हुई भी है उनकी। यूएस के मुसलमान बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत थोड़े से रोशन ख़्याल हैं, वो इस तरह की गेटवाइज़ेशन नहीं मिलती आपको। तो मेरा ख़्याल है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का भी डिफ़रेंस है। तो मैं उनकी एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि गॉड क्रिएटेड मैन एंड देन गॉड क्रिएटेड वुमेन फॉर मैन्स प्लेज़र। तो ये एक सोच है जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि औरत की जो हैसियत है ना, वो एक सेक्स ऑब्जेक्ट की ही है, एक आम मुसलमान की नज़र में। तो उस सेक्स ऑब्जेक्ट से अगर सेक्सुअल प्लेज़र लेगा, या फिर उसको एक बेबी मेकिंग मशीन बना के घर में रखेगा, तो उसके अलावा औरत की कोई वक़्त नहीं है। और ख़वातीन, अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इस्लाम को फ़ॉलो करती हैं, डिफेंड करती हैं, इसलिए कि उनकी जो एक सेल्फ वर्थ है, बचपन से उनको सबमिट करने की इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इसी को नॉर्मलाइज़ कर लेती हैं, और वो समझती हैं कि शायद यही नॉर्मल है। एक नॉर्मल इंसान जो वेस्ट में बैठी हुई अगर मेरी बेटी है, तो वो, उसको एक ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मैं इसको नहीं मानती। लेकिन जब आप उसी माहौल में बड़े हो रहे हैं, तो आपको ये नॉर्मल लगता है सब कुछ। जो जेंडर बेस्ड ऑपरेशन है ख़वातीन की, फाइनेंशियल ऑपरेशन है, हर तरह की इमोशनल ऑपरेशन है, सेक्सुअल ऑपरेशन है, हर तरह की ऑपरेशन है ख़वातीन की, और जो इस्लाम से ही आती है, उसकी रूट कॉज़ इस्लाम है। आप पाकिस्तान के मसाइल को डिस्कस कर ही नहीं सकते इस्लाम को टच किए बगैर। तो रूट कॉज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और मतलब मैं ये समझती हूँ कि इस्लाम को आप ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो मज़हब से किसी न किसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इमोशनल नीड्स को करता है, फुलफ़िल करता है। खुदा की उनको ज़रूरत है, बहुत एक्ज़ॉटिक कॉन्सेप्ट है खुदा का। तो मेजॉरिटी जो मुसलमान है, 80% मैं ये कहूँगी कि वो ये मज़हब को वो इसलिए नहीं मानते हैं कि वो बुरे लोग हैं, वो दे हेट वुमेन, वो समझते हैं, वो खुदा के कॉन्सेप्ट से जुड़े रहना चाहते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इसका सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन की एंड में बात करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन रिफॉर्म्स ही हैं। एग्ज़ैक्टली, एंड आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि मज़हब से ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मज़हब जो है, क्योंकि इंसान ने बाद में डेवलप किया है। पहले जो जो मुख्तलिफ कल्चर डेवलप हुए हैं, मुख्तलिफ सिविलाइज़ेशंस डेवलप हुई हैं,
मज़हब जब उनके अंदर आया तो उस सिविलाइज़ेशन में औरत को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था, मज़हब ने बेसिकली एक टूल, एक कानून की बैकिंग काइंड ऑफ दी, एक अनदेखे खुदा की बैकिंग दी उस कल्चर को के अंदर औरत के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसको सपोर्ट करने के लिए। सो आई थिंक मज़हब जो है उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे की जाती है कि कल्चरल इश्यूज़ जो हैं या कल्चर के अंदर जो भी औरतों के साथ जिस तरीके से भी बिहेवियर होता है, उसको सपोर्ट मज़हब कर देता है। इस तरह की इंटरप्रिटेशन मज़हब की जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन। जैसा आपने खुद कहा कि गांधी साहब ये कोशिश कर रहे थे कि वो मज़हब की एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करें। इसका मतलब वो एक री-इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहे थे मज़हब की मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, स्पेशली औरतों को लेकर, जो कि नहीं करने दी गई। और यही हमारा एक सबसे बड़ा अलमिया है और हम लोग अपनी पॉडकास्ट पे इन चीज़ों पे ख़ास तौर पे बात करते हैं कि कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशंस हैं मज़हब की मार्केट में मौजूद। ऐसा नहीं है कि आप इसको री-इन्वेंट कर रहे हैं व्हील को, वो मार्केट में मौजूद है और कई सौ सालों से मौजूद है। कि जिनमें ये जो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन है कि जो कि इतनी हार्श इंटरप्रिटेशन है, जिसके अंदर औरत वाला मैटर भी आ जाता है, वो उससे बिल्कुल हटकर है, मगर उनको इन्होंने बाय फ़ोर्स जो है वो मंज़र से आउट कर दिया और ये जो एक हार्ड इंटरप्रिटेशन है इसको जो है ज़्यादा फ़रोग़ दिया है कि जिसके अंदर औरत को बिल्कुल सप्रेस करके रखा गया है। जी, शुक्रिया। हाँ, जिस तरह डॉक्टर मदीया ने कहा और जिस तरह आपने कहा बिल्कुल सही है, आपकी बातें। थोड़ा-सा मैं इसमें ये सिर्फ़ ऐड करना चाहूँगा कि देखें इस्लाम से पहले कौन से मज़हब आए थे। अगर आप देखें हिंदुइज़्म सबसे पुराना मज़हब है, लेकिन उसमें भी जो है फिर सती का कॉन्सेप्ट जो है यानी औरत को जला दिया जाता है अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी डिस्क्रिमिनेशन होती रही औरतों के साथ, जुडाइज़्म में भी हुई, सिखिज़्म में भी। इस्लाम तो इन सब में बाद में आया ना, और जब इस बाद में आया तो कम से कम इस्लाम में तो ये चीज़ें रिफ़ॉर्म होनी चाहिए थी। इस्लाम में तो उल्टा जो पुरानी प्रैक्टिसेज़ उनको ख़त्म करके और औरत को ज़्यादा जो है मकाम देना चाहिए था। ये बहुत लेकिन खूबसूरत बात ये है, इस पे मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँगा बस हुँ, हुँ। जीएन भाई के अगर ये वाक़ई जो है कॉपी पेस्ट नहीं होता इस्लाम, यहूदीइज़्म का और क्रिश्चियनिटी का, तो शायद रिफ़ॉर्म्स होती। ये बेसिकली कॉपी पेस्ट है। जी, रिफ़ॉर्म कहाँ जी, से बिल्कुल। होंगी? जी हाँ, जी हाँ। तो वही है ना, और दूसरी बात जैसे आपने कहा कि ज़माना जाहिलियत में जो है, चलो ठीक है, होता होगा, लेकिन ये तो आज भी हो रहा है। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये पाकिस्तान में तो एक अलग ही मामलात जो चल रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन के साथ। लेकिन मैं यूएस में इवन हमारे कुछ जानने वाले हैं यहाँ पर, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो यकीन करें मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे भी जो है उनके पास इतने, यानी कि एक मैं मिसाल दूँगा, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक खातून है, 2 बच्चे हैं उसके, और उसके हस्बैंड ने उसको अपार्टमेंट लेके दिया हुआ है, खाने-पीने का खर्चा, वो ग्रोसरी वगैरह करके, लेकिन उसको इजाज़त नहीं है कि वो घर से बाहर जाए। ये अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, आप बताएँ? जी, तो क्यों पाकिस्तानी नहीं? बाहर का माशरा ठीक नहीं है, बच्चे हैं, उसमें एक बेटी है, ये बाहर जाएगी तो यूँ होगी, छोटी-सी बच्ची को स्कार्फ़ पहना दिया है। तो ये यहाँ पे भी हो रहा है, और ये एक फैमिली नहीं, 3 फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ, जो इस तरह हो रहा है। वो बाकायदा बेचारी, वो जो घर में बैठी है क्या करें? सिवाय वो पाकिस्तानी न्यूज़ या ड्रामा देखने के। तो ये पाकिस्तान में तो चलो हो रहा है, लेकिन अमेरिका में जैसे मुल्क में भी, जहाँ आपको आज़ादी है, आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब, लेकिन वो उनको इजाज़त नहीं है। बेसिकली जो वो जो पैट्रियार्की वाली जो सोच वो लेके आते हैं अपने माशरों से, बैक होम से, तो वो फिर दुनिया के किसी भी माशरे में, किसी भी जगह पे चले जाएँ, वो सोच उनकी नहीं बदलती ना। और जब तक मर्द की सोच नहीं बदलेगी, आप औरत से बेचारी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो लेकिन ये आज सोच लेकिन ये सोच जो है ना, अगर इतने मज़हबी बनते हैं तो वो अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें ना। खुद वो जा हाँ, रहे हैं, नाइट क्लब्स में भी जाते हैं, बाहर भी जा रहे हैं, वो खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन वो औरत पे और बच्चों पे जो है इन्होंने किया हुआ है। तो ये एग्ज़ैक्टली। जो है बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। पाकिस्तान में ये तो तो है है ही ही है, है। अमेरिका जैसे मामले में भी जो है। मर्द की एक कहना चाहिए कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल पैट्रियार्किकल सोसाइटी के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मर्द के पास लाइसेंस टू किल है
हर किस्म की आज़ादी है, उसको सब कुछ वो कर सकता है, मगर वही तमाम चीज़ें औरत को अलाउड नहीं है। तो ये तो हमारी एक सोसाइटी का एक इश्यू है। मगर जहाँ आपने ये बात करी कि ये बहुत सारे कल्चर्स में इस तरीके से है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये बहुत सारे कल्चर्स में है और अभी भी आज की डेट में भी होता है। मतलब अगर आप बॉलीवुड की बहुत सारी फ़िल्में उठा के देख लें, कि जिसमें वो हिंदू कल्चर दिखाते हैं अपने गाँव देहात का, तो वहाँ पे जो पर्दे का कॉन्सेप्ट वो दिखाते हैं, वो इतना शदीद पर्दे का कॉन्सेप्ट है कि वो बिल्कुल जैसे आपको पाकिस्तानी मुस्लिम माशरों के अंदर मिलता है, उसी तरीके का है कि वो औरत किसी भी गैर मर्द के सामने आ नहीं सकती है, घर से बाहर निकल नहीं सकती है और किसी भी नामहरम के सामने नहीं आ सकती है। प्लस अगर यहूदीइज़्म के अंदर आप देखें, हम लोग यहाँ यूके में रहते हैं, हमने ऑब्ज़र्व किया है कि यहूदियों के अंदर भी एक सेक्ट है उनका ऐसा, कि जो अपनी औरतों को, लड़कियों को, जवान लड़कियों को, मैं छोटी बच्चियों की बात नहीं कर रहा, जवान लड़कियों को वो गंजा कर देता है। जस्ट सो दैट कि जो है वो अट्रैक्ट ना करें किसी मेल को। दो कि वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं और उसका उनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, उनकी ओवरऑल जो प्रोग्रेस है इन लोगों की, उस पे इम्पैक्ट नहीं करती एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और मुस्लिम माशरे के ऊपर, के जहाँ पे आपने आबादी का 50-55% जो लोग हैं रेशो है, उसको बिल्कुल सप्रेस करके रख दिया है इन मामलात की वजह से। और दूसरा ये भी तो है कि किसी मज़हब की आड़ में ना बहुत सारे ये अपने ज़ाती जो फ़ायदे हैं ना, मैं मिसाल दूँगा जैसे हमारे सिंध में, अब आपने सुन के अजीब लगेगा कि कुरान से शादी करा दी। हाँ, ये तो अभी बहुत ये सुना है। ठीक है ना, कुरान से शादी की क्यों? क्योंकि जायदाद का हिस्सा जो है ना देना पड़ता है। इसी तरह कत्ल कर दिया जाता है कारोबारी के नाम पे, लेकिन वो एक्चुअली होते नहीं है, लेकिन चूँकि जायदाद का मसला होता है, तो उनको जो है गैरत के नाम पर मार दिया जाता है, जिसकी सज़ा मैक्सिमम 2 साल है। 2 साल के बाद बाहर आ जाता है। वैसे अगर मर्डर करे तो शायद 14 साल कैद हो या सज़ाए बाय मौत लॉ हो। 2 साल है कि वो जी, कत्ल करके मैं जी, अदर जी, ऑनर के नाम किया है। कारोबारी में जो करते हैं ना वो गैरत के नाम पे, तो वो 2 साल मैक्सिमम 3 साल फिर वो निकल आते हैं। बताएँ यार, और तो नॉर्मल औरतों को इस कत्ल तरह अगर वो करता है तो उसको उम्र कैद होती है, 14 साल। जी, जी हाँ, ये है। और इसके अलावा जो है अब स्पेशली हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनकी जो बच्चियाँ होती हैं, उनको ज़बरदस्ती किडनैप करते हैं और मियाँ मिट्ठू जो है, बड़े इसमें जो है नामी-गिरामी एक साहब हैं, जिनकी जो है बड़े फॉर्मल वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ और इन सब से मुलाकातें होती हैं, तो उनकी तस्वीर होती हैं। और वो जो है इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सिंध के अंदर स्पेशली, कि मासूम जो हिंदू लड़कियाँ होती हैं 14 साल, 12 साल, 16 साल, उनको किडनैप करते हैं और 3-4 दिन हफ्ते के बाद जो लव है वो जिहाद ज़ाहिर जिसको पे कहते हैं, इंडियन मीडिया वाले लव जिहाद कहते हैं उसको। जी? इसको लव जिहाद कहते हैं ना वो लोग, यानी कि जी, शादी जी, करके जी। और मुसलमान करो, हाँ, कन्वर्ट मतलब करो। वो लेकिन वो ज़ाहिर करते हैं कि लड़की खुद भाग के आई है और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब 12 तो साल, 14 साल, 16 साल की लड़कियाँ ही भाग के आ रही हैं, कोई लड़का भाग के नहीं आ रहा, कोई हिंदू लड़का मुसलमान क्यों नहीं हो रहा? तो ये सब जो है ज़ुल्म के बड़े जो है वहाँ पर बाज़ार गर्म है और इसके पीछे जो है आपका माशाल्लाह इस्लाम है। इस्लामी सोच इसके ऊपर है। बिल्कुल। इस चीज़ से मुझे एक सवाल ये ज़हन में जन्म लेता है कि जैसे हमने पहले बात करी कि इस्लाम की एक इंटरप्रिटेशन है। मज़हब तो तमाम ही मज़ाहिब बेसिकली वो सारे ही मैजिकल स्टोरीज़ और इस तरह के सुपरफिशियल किस्म के बिलीफ सिस्टम्स हैं। किसी के पास कोई सबूत नहीं है, मगर बिलीवर के लिए सबूत की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ उनको यकीन है और सब कुछ है उनकी नज़र में। मगर मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके कल्चर से आती हैं या आपके मज़हब से आती हैं या मज़हब की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन से आती हैं? जी, मैं इसका जवाब देती हूँ कि जी, ये जो कल्चर और मज़हब है ना, ये इंटरट्वाइन्ड है, ये इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली। सारे जो क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की बेसिकली जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया हज़ारों साल पहले, मज़ाहिब के भी बनने से पहले कि इन मर्दों ने अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी रखनी है, खेत का एक छोटा-सा टुकड़ा रखना है, फिर आपने घर बनाना है, फिर आपने उसकी हिफ़ाज़त करने के लिए औरत को घर में रखना है,
फिर वो औरत आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो जायदाद है आपकी, बच्चे भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। तो अगर आप इसको बैक ट्रैक करें तो जो ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मेसोपोटामिया से आते हैं, जो करंट डे इराक और शाम है, ठीक है? वो ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ से मिलते हैं। तो जिस तरह आई थिंक रोज़ेटा स्टोन है, ये वो उससे उसमें आपको जो पता चलते हैं ना, कोड्स ऑफ हैम्मुराबी, हैम्मुराबी ने जो लॉज लिखे थे, जो किंग था मेसोपोटामिया का, तो उनमें आपको यही नजर आता है कि अगर एक मर्द ने एक स्लेव को मार दिया तो उसकी कीमत वो इतनी देगा, अगर उसने किसी औरत को मार दिया तो किसी दूसरे आदमी की, तो उसकी कीमत थोड़ी सी स्लेव से ज्यादा होगी, लेकिन अगर उसने किसी मर्द को मार दिया तो उसकी कीमत सबसे ज्यादा होगी। इसी तरह बच्चे की कीमत भी कम थी। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि एक हायरार्किकल पैटर्न नजर आ रहा है, एक सोशल ऑर्डर नजर आ रहा है, जिसमें मर्द इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, ठीक है? और उसके बाद फिर औरत आती है, फिर बच्चा आता है, फिर गुलाम आते हैं, ठीक है? तो ये जब मर्दों ने ही फिर रिलीजन्स बनाए हैं, तो वही आपको जो कोड्स ऑफ हम्मुराबी, कुछ मेरा ख्याल है कोड नंबर 117 या 119 है, वो उसी तरह आपको ट्रांसलेट होता हुआ इस्लाम में नजर आता है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कॉपी पेस्ट किया गया है, जिसमें स्पेशली जो पर्दे वाली आयतें हैं, ये जो खवातीन की वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट है या खवातीन के पर्दे का कॉन्सेप्ट है, वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही आता है, जिसमें हम्मुराबी की और जो मेसोपोटामिया के रिटन डॉक्यूमेंट से आता है कि अगर कोई औरत किसी मर्द के साथ जुड़ी हुई है, बेशक वो उसकी सेक्स स्लेव है, वो मर्द उसको ओन करता है, और या उसकी बीवी है, तो वो पर्दा करेंगी। लेकिन जो एक आजाद स्लेव औरत है वो पर्दा नहीं करेगी, क्योंकि शी इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वो किसी मर्द की मिल्कियत है, चाहे वो फीमेल स्लेव है, चाहे वो एक औरत है, उसकी बीवी है, वो पर्दा करेंगी। तो यही कॉन्सेप्ट आपको इस्लाम में डिक्टेट होता हुआ नजर आता है। तो जो फिर इस्लाम कहता है कि निकाह करके इज्जत दी, बेसिकली वो यहीं से आया। जी, फिर टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन जो है वो आपको हिंदुइज्म में नजर आएगा, जिसमें जो अभी एक रिसेंटली मूवी आई है आमिर खान के बेटे की, महाराजा, राजा। जिसमें टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन के टैबू को उन्होंने डिस्कस किया है। ये मेसोपोटामिया से आ रहा है, जिसमें ये होता था कि जो किसी भी कबीले की जो लड़की होती थी, उसको सबसे पहले टेम्पल में रख देते थे, और वहां ये एक ऑनरेबल उसके लिए, वो जो वर्जन थी उसके लिए एक ऑनर की मुकाम था कि कोई भी आएगा, पहले वो उसके साथ सेक्स करेगा, उसके बाद उसकी शादी होगी। सो दिस वाज और इसीलिए वर्जिनिटी इतनी प्रेशियस चीज समझा जाता था कि किंग्स जो हैं उन वर्जिन लड़कियों को लेते थे। और इसके पीछे एक और वजह ये भी है कि एसटीडीज हो जाती थी। अगर एक औरत के साथ वो मल्टीपल मेन के साथ वो सेक्सुअली एंगेज है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस किंग्स को ज्यादा होती थी। तो इसलिए खवातीन की वर्जिनिटी को बड़ा एक प्रेशियस चीज समझा गया। उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया था कि अगर कोई वर्जिन लड़की के साथ सेक्स करते हैं तो उनको एसटीडीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होती। तो इसलिए ये जो वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको इतना ग्लोरीफाई किया गया। तो बेसिकली अगर आप देखें कि मज़ाहिब जो हैं वो इन्हीं रिग्रेसिव पेट्रियार्कल सोसाइटी से ही ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है? बेबीलोन्स में ख्याल है जब ज्यूज गए थे, वहाँ का कल्चर लेके फिर वो वापस गए होंगे इधर इजराइल की तरफ, क्योंकि उनकी भी माइग्रेशन वगैरह होती रही बैक एंड फोर्थ। तो उसके बाद फिर इस्लाम जो है वो उसी तरह क्रिश्चियनिटी और उसका कॉपी है। तो आपको खवातीन का जो रोल है वो कोई खास एक्सपैंड करता नजर नहीं आएगा। इफ एनीथिंग, आप ये समझ सकते हैं कि इस्लाम क्योंकि रिलेटिवली एक नया मजहब था, तो इसमें थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उसमें आपको कोई खास नजर नहीं आता। अगर आप किसी मुसलमान से बात करें तो वो रोल मॉडल बताता है हजरत आयशा को, जो कि 7th सेंचुरी की एक खातून थी। अब उनकी एज को लेके बहुत सारे अपोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो उनकी जो एज थी ना, वो 8 साल नहीं थी, नहीं 9 साल नहीं थी, 19 साल थी। तो उसमें भी आप फिर कह सकते हैं कि अगर एक 19 साल की बच्ची से भी कोई 50 साल का मर्द शादी करता है तो वो उसकी बेटी की उम्र की ही है, तो इट इज स्टिल बैड, इट इज स्टिल रॉन्ग। लेकिन समहाउ मॉडर्न मुस्लिम समझते हैं कि ये एक इससे उनकी फेस सेविंग हो जाती है। लेकिन अगर एक 19 साल की लड़की जो कि 7th सेंचुरी में थी, एक इंतहाई रिग्रेसिव सोसाइटी में, उसको आप एक अक्ले कुल विजडम, सोर्स ऑफ विजडम मान रहे हैं, तो फिर आप कैसे आजकल के ज़माने के हिसाब से चल सकते हैं?
आप हज़रत आयशा की विज़डम पे भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, हालाँकि वो प्रॉफ़िट भी नहीं थी, वो प्रॉफ़िट की वाइफ़ थी। तो मतलब एक इतनी आपका माइंड इतना रुका हुआ है, या आप मतलब हाउ कैन यू आप आजकल के दौर में कैसे चल सकते हैं, ठीक है? तो एक तो ये जो अपोलोजिस्ट हैं आयशा की एज को लेके बहुत ज़्यादा उसको वाटर डाउन करते हैं। दूसरा, अब वो क्वेश्चन भी आप नहीं, हज़रत आयशा की विज़डम को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो आपने एक सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इस मज़हब को रिफ़ॉर्म करने के या वक़्त के साथ चलने के आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो पाकिस्तान की जो रिग्रेसिव सोसाइटी है ना, जिस तरह केपीके है, पख्तूनख्वा है, या जो कबाइल हैं बलूचिस्तान के या सिंध के, ये क्लोज़्ड सोसाइटीज़ हैं। इन्होंने ये हज़ारों साल से उसी तरह चल रहे हैं जैसे मेसोपोटामिया के लोग थे, ठीक है? ये इनमें और ये मज़हब मर्दों ने बनाए हैं, और मज़हब का ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का मकसद क्या है? कंट्रोल करना लोगों को, मासेस को, स्पेशली वुमेन को। तो मकसद वो किसी भी तरीके से करें, अपने रिवायात को लेके करें या मज़हब को लेके करें, द गोल इज़ द सेम। सो इसलिए ये सोसाइटीज़ क्लोज़्ड हैं और ये क्लोज़्ड ही रहेंगे, ये जिरगा सिस्टम नहीं ख़त्म करेंगे, ये कारोकारी, और ये जो इनका मकसद औरत को कंट्रोल करना, उसके राइट्स को लिमिट करना है। एग्ज़ैक्टली, और ये सब चीज़ें उस वक़्त तक आई थिंक नहीं आ सकती इस सोसाइटी में जब तक कि आप अपनी आबादी को आदमी औरत दोनों को एजुकेशन जब तक ना दें। और एजुकेट, फिर वही वाली बात है कि एजुकेट अगर ये बहुत सारे लोग हो भी जाते हैं, मगर इनकी सोच जो है ख़वातीन को लेके वो तब्दील नहीं होती। हमारे माशरे के अंदर मैंने ऐसे-ऐसे पीएचडीज़ लोगों से भी बात की है कि जो हैं तो पीएचडी, लेकिन जब वो ख़वातीन की बात आती है तो उनकी सोच पर अफ़सोस होता है कि वो किस तरह की बात करते हैं। यानी कि आप सोचें कि एक औरत की बॉडी को वो एक टॉफ़ी से, कैंडी से तशबीह देते हैं, और उसको पर्दे को एज़ अ रैपर जो है उस कैंडी के ऊपर रखने के लिए वो जस्टिफ़िकेशन दे रहे होते हैं। और ये अच्छे-अच्छे ज़हन के लोग, क्वालिफ़ाइड लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, दूसरी जिस चीज़ पे जो आप जो जो दूसरी चीज़ मुझे नज़र आती है, जो ग्लोरीफाई करते हैं कि ये हमारे रिवायात हैं, ये हमारे रिवाज हैं, ये हमारा कल्चर है। कल्चर कोई मतलब कल्चर को इतनी आप देखें कि कल्चर टॉक्सिक है, उस कल्चर ने आपको दुनिया से पीछे रखा हुआ है। तो देयर इज़ अ पॉइंट यू हैव टू लुक इनटू योर कल्चर कि ये वाक़ई कोई बहुत अच्छा कल्चर है या अब इसको चेंज होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत कंडेमेबल चीज़ है कि आप कल्चर कह के ना किसी चीज़ को एक्सक्यूज़ करें। कल्चर मतलब कल्चर भी अच्छे कल्चर्स भी हैं, बुरे कल्चर्स भी हैं। वेस्टर्न कल्चर एक अच्छा कल्चर है। आपको इसको अडॉप्ट करना है, आपको अपने पुराने थके हुए और रिग्रेसिव कल्चर्स को छोड़ना है। टॉक्सिक हैं वो कल्चर, वो डेंजर्स हैं, वो मतलब डेंजरस हैं ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। तो ये भी एक एग्ज़ैक्टली, चीज़ और आई थिंक लेकिन कल्चर से इंसान इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच्ड है। आई थिंक अभी जैसे हम यहाँ यूके में देखते हैं, आई एम श्योर आपने अमेरिका में भी ये सब ऑब्जर्व किया होगा कि इवन इंडिया से जब हिंदू आते हैं तो वो भी अपने कल्चर का इतना ज़्यादा प्रचार करते हैं, इतनी ज़्यादा अपने कल्चर की चीज़ें, अपना पहनना-ओढ़ने से लेकर अपनी इबादतें और अपना त्योहार और ये सब, उन सब चीज़ों की ठीक है एक एक हद तक जो है इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए। मगर अगर आप उसको उस हद पे ले जाएँ कि जहाँ पे आप उसको फ़िकेशन बनाकर 2 चीज़ें, एक तो ये कि आप अपने उस कल्चर की वजह से वुमेन की सप्रेशन को जस्टिफ़ाई करें, प्लस दूसरी चीज़ कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पे इंटीग्रेशन से अपने आप को रोकें जस्ट टू इन द नेम ऑफ प्रिज़र्विंग योर कल्चर। आई थिंक ये चीज़ें गलत हैं, और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ कि भाई वेस्ट का जो कल्चर है ओवरऑल, माइनस उनकी बुरी चीज़ें जो कि जिन्होंने उनकी इंडिविजुअल और फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किया हुआ है, माइनस वो चीज़ें, ओवरऑल जो कल्चर है, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन का कल्चर है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कल्चर है, ह्यूमन राइट्स का कल्चर है। तो इन सब चीज़ों को आपको अडॉप्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ के आप फ़ुज़ूल के अपने बेकार से दकियानूसी हज़ारों साल पुराने कल्चर को, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रोग्रेशन नहीं है, उसके ऊपर जो है वो फ़ख्र करके बैठे रहें।
और किसी सूरत भी प्रोग्रेशन की तरफ ना जाए। तो मैं यहाँ पर एक बात मैं करूँगा कि अगर जो भी सोसाइटीज़ हैं दुनिया के अंदर, जो अभी हम देख रहे हैं, उनमें अगर वही ठहराव है, अगर वो वक़्त के साथ-साथ तब्दील नहीं हो रहे और सीख नहीं रहे आपस में मैच्योर डिस्कशन से या डिबेट से, तो वो सारे माशरे आपको वहाँ पर एक जो है ना एक बदबू और एक सड़ापन नज़र आएगा आपको, जो कि हमें नज़र आ रहा है। और वेस्ट की अगर जहाँ तक आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो आई विल गोना गिव सम एग्ज़ाम्पल्स के सिर्फ 19th सेंचुरी में अराउंड जो 1920 के अंदर आपको जो है ना वुमेन को राइट मिला है वोट का, जो यूएस के अंदर। सो दे हैव बीन प्रोग्रेसिंग एज वेल, कि ऐसा नहीं है कि वो शुरू से कोई एडवांस है। पिछले कोई 200-300 सालों के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कानून पास किए हैं और आहिस्ता-आहिस्ता करके अपने वो जो बदबू जो थी माशरे से वो आहिस्ता-आहिस्ता करके इन्होंने निकाली है। मगर मसला हमारे साथ यही है कि हम लोग जो हैं वो रिफॉर्म्स कर नहीं पा रहे हैं किसी भी हालत में, क्योंकि हमने ये सोचा हुआ है कि जो रिलीजन ने जो बोल दिया या हमारे कल्चर ने जो बोल दिया बस वो एक पत्थर पे लकीर है। और ये बात जब तक हमारे समझ में नहीं आएगी कि रैशनल डिस्कोर्स से और बेसिकली आपस में दुनिया से सीख के हमें अपने कानून को चेंज करना है, हमें नए कानून पास करना है, पुराने जो दखलअंदाज़ी कानून है उनको हमें चेंज करना है, तो हम कभी भी जो है तरक्की नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक जो 100 बात की एक बात है जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि भाई मजहब जो है एक बहुत ही पर्सनल चीज है, जैसे कि आपकी अपनी सेक्स लाइफ है और दूसरी चीजें हैं जो कि बहुत पर्सनल होती हैं। आप हर किसी से ना डिस्कस करते हैं ना किसी पे इन्फोर्स करते हैं। इसी तरह आपको पूरा ये हक है, बेसिक ह्यूमन राइट है कि आपको जो भी बिलीफ करना है आप करें, जिस खुदा पे ईमान लाना है आपको लाएं, जिस चीज को आपको अपने घर में प्रैक्टिस करना है करें, मगर उसको उसकी बेसिस पे पूरी सोसाइटी का कानून ना बनाए। उसकी बेसिस पे जो है आप मतलब हर चीज हमारे यहाँ हर चीज मजहब की बेस पे हो रही है। आई थिंक जब तक ये चीज लोग इस चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व होगा नहीं। मतलब इस इंटरट्वाइंड वही जो बात डॉक्टर मदिया ने की थी कि कल्चर और मजहब इस काइंड ऑफ इंटरट्वाइंड, और वो उसकी बेसिस पे बहुत सारे हमारे जो है प्री कंसेप्शंस हैं, कानून जो बने हुए हैं वो उसके लिहाज से बने हुए हैं। तो वो प्रोग्रेस करके गया है उसका रीजन यही है कि उन्होंने मजहब को ये समझ लिया है कि भाई ये पर्सनल बिलीफ्स हैं, आपको आज़ादी है अपने पर्सनल बिलीफ की, लेकिन मुआशरे का कानून और जो सिस्टम है वो इसकी बेस पे नहीं डेवलप कर सकते आप। तो उन्होंने वो स्टेट को और उसको अलग करके जो सेक्युलरिज्म लेकर आए हैं, बेसिकली सिक्ल्यूट किया है उन्होंने बेसिकली इसको, उसी की वजह से इन्होंने प्रोग्रेस की है। हम लोग ये इस चीज को बहुत बड़ा हर्डल है ना वो ब्लास्फेमी लॉज हैं कि आप मजहब पे आप कोई भी क्वेश्चन उठा दें तो वो आपको ब्लास्फेमी लगा देंगे। तो ऐसे खौफ के हालात में ना कोई डिस्कोर्स हो सकता है, ना कोई पॉजिटिव चेंज आ सकती है, ना कोई सोशल मूवमेंट। अब खवातीन औरत मार्च पे ले लें, मार्च आ रहा है तो औरत मार्च लेकर आई हैं तो वो उनको ये कह के शट अप कॉल दे दी गई कि इस्लाम ने तो आपको सारे हुकूक दे दिए, आप वापस चली जाएं, या औरत का मुकाम घर पे है, या जमात इस्लामी की कुछ टीएलपी की औरतें बुरकों में आके उनको अच्छी औरत बुरी औरत का कॉन्सेप्ट। तो आप कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकते। आगे आपके ये मुल्ला खड़े हैं, आगे आपके ब्लास्फेमी लॉ की तलवार लटक रही है, खौफ के हालात हैं। तो चेंज वेस्ट में क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे ये एक मतलब मजहब का लोग स्टैंड अप कॉमेडियन खड़े होके बाइबल का जीसस का मजाक उड़ा रहे हैं, कोई उसको जाके नहीं कर रहा। लोगों के अंदर खौफ नहीं है। जहाँ पे भी आप खौफ मुसल्लत करेंगे लोगों पर, वो डर के मारे वो नहीं बोल सकते। सो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, ये इतने फंडामेंटल इंसानों की ये जरूरियात हैं कि जब आप इनको छीन लेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, ह्यूमन राइट्स को, तो उसके बाद आप जो हैं आपकी सोसाइटीज वही बनेंगी जो पाकिस्तान की सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली, या जो तमाम मुस्लिम सोसाइटीज हैं। और आई थिंक वेस्ट से गुजर चुका है।
अर्ली 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी हमारे पास इस तरह के रिकॉर्डेड केसेस हैं कि वहां पर भी ब्लास्फेमी और इस तरह की चीजें जो चर्च वो मैनेज करता था। और जैसे वो बहुत सारे हैं, जुडानो ब्रूनो 16th सेंचुरी के अंदर उसने ही बोला कि जो कॉपरनिकस मॉडल जो है कि सूरज के गिर्द जो है दुनिया को घूम रही है और इस तरह के और भी सितारे हैं कायनात के अंदर, तो उनको चर्च को ये बात हजम नहीं हुई, तो चर्च ने उसको जो है बाकायदा जिंदा जला दिया उसको, ठीक है, सबके सामने। तो ये बड़े रिकॉर्डेड चीजें हैं हिस्ट्री के अंदर, हम अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाए। क्रिश्चियनिटी जो है उस चीज से बाहर निकल गई आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत पेनफुल टाइम उन्होंने देखा, राइट। बट अभी तक आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू आवर ओन डार्क एजेस। और वो डार्क एजेस उनकी भी उसी वजह से थी कि उन्होंने हर चीज वो मजहब की ऐनक लगा के देखते थे, और हम भी डार्क एजेस में इसीलिए हैं कि हम भी हर चीज मजहब की ऐनक लगा के देखते हैं। जब तक ये ऐनक उतारेंगे नहीं, जब तक आपकी डार्क एजेस नहीं खत्म हो सकती। जी, 1484 में एक किताब लिखी गई थी हाइनरिक क्रैमर ने, मैलिस मैलेफिकेरम, उसका नाम था द हैमर ऑफ द विचेस, जिसमें विच हंटिंग ट्रायल जिसके बाद शुरू हुए थे पोलैंड में और सारे ईस्टर्न यूरोप में। और उसमें तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50,000 के करीब लोगों को जो है विच हंटिंग ट्रायल्स में, जिसमें ज्यादातर खवातीन थी, उसमें कत्ल किया गया था। मतलब यूएस में भी हुए थे। तो ये थी डार्क एजेस जिससे ये यूरोप गुजरा है। उसके बाद इनकी जो रेनेसांस आया है और जो थॉट रेवोल्यूशन आई है, और सारे ये इमानुएल कैंट और ये सारे जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, और उसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हीं वेस्टर्न फिलोसोफर्स की आइडियोलॉजी पर लिखा गया। तो ये वेस्ट इन सब चीजों से 400-500 साल पहले गुजरा है। तो आप सोचें कि हम 400-500 साल पीछे हैं। कभी मैं सोचती हूँ 400-500 साल पीछे हैं, कभी मैं सोचती हूँ हजारों साल पीछे हैं। हम तो अरिस्टोटल के टाइम से भी पीछे हैं, क्योंकि इवन अरिस्टोटल की जो बातें हैं वो आजकल के पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। तो बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक ये भी है कि हम लोग अगर कहीं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोग्रेसिव सोच की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ अचानक से जो है हर 100-50 साल बाद एक रिवाइवल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारी वो तमाम प्रोग्रेसिवनेस जो है उसको खत्म करके हमें वापस से 1400 साल पहले वाले सिस्टम के अंदर ले जाती है और उससे जोड़ देती है। जो आजकल ये जो कैसर राजा हैं, ये अपने आप को रिवाइवलिस्ट कहते हैं। बेसिकली ये उस मूवमेंट का हिस्सा है, अपने आप को समझते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनके हिसाब से ये नहीं है कि हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रॉब्लम का जो सारा रीजन है वो इस वजह से है कि हमने इस्लाम को 100% इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। और मैं ये कहता हूँ कि भाई जो तुमने जितना इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसकी वजह से ये हाल है। 100% कर दिया तो पता नहीं क्या हाल होगा। तो मगर ये चीज इन लोगों को नहीं समझ में आती है। तो बहरहाल इनकी जो सोच है उस पर अफसोस ही किया जा सकता है, और क्या कर सकता है आदमी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ये है कि रिलीजन के साथ साथ जो है कभी कभार आपके कोई दकियानूसी ख्यालात भी होते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। जैसे जैसे वुमेन जो है यूएस के अंदर भी, दुनिया भर के अंदर जो जैसे बॉस्टन रेसिंग होती थी, आजकल भी होती है बॉस्टन मैराथन, तो उसके अंदर वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये एक थॉट प्रोसेस था कि जो ना वो जो उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ मसला हो जाएगा उसके साथ, तो नॉन साइंटिफिक काइंड ऑफ लाइक इस तरह की थिंकिंग, राइट। तो 1967 में कैथरीन स्विट्जर जो थी, उन्होंने उसमें रेस में अपना पैन वहन के उन्होंने जबरदस्ती शिरकत करी, तो उसको पीछे से जो रेस का जो ओनर था, जो ऑर्गेनाइज करा रहा था, उसने पीछे से उसको पकड़ के उसको रोका और फिर के जो ना कि तुम नहीं भाग सकती इसमें, ठीक है। और फिर लोगों ने थोड़ा सा उसको हेल्प करके उसको क्रॉस करवाया कि जो ना वो रेस कंप्लीट करे अपनी। तो ऑलमोस्ट लाइक 1972 के अंदर एक लॉ पास हुआ, टाइटल 9 यूएस के अंदर, जिसमें उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन खत्म करी स्पोर्ट्स के अंदर। वरना जब तक 1972 से पहले तक डिस्क्रिमिनेशन बड़ी आम थी स्पोर्ट्स के अंदर भी औरतों के लिए, कि वो खुल्लम खुल्ला इस तरीके से हिस्सा नहीं ले सकती थी स्पोर्ट्स के अंदर।
तो यानी कि वो इन्होंने भी इवॉल्व किया अपनी जो दकियानूसी सोच इवॉल्व किया basically, उसको हाँ। इवॉल्व किया इन्होंने। आज भी खैर अमेरिकन सोसाइटी अभी भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, लेकिन कंज़र्वेटिव भी है काफ़ी। मतलब आज भी औरत अगर खड़ी तो हो जाती है प्रेसिडेंशियल रेस के लिए, मगर जीत नहीं पाती है, जस्ट बिकॉज़ कि वो औरत है। और मैंने बहुत सारी अभी रिसेंट ये जो हुआ है हैरिस और ट्रम्प की रेस में, तो इसमें मैंने बहुत सारी अमेरिकन ख़वातीन की जो है सोशल मीडिया पे वीडियोज़ सुनी, जिसमें वो खुद ये बोल रही हैं कि औरत जो है कैन नॉट बी अ गुड लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज़ वो इमोशनल होती है, तो वो ये होती है। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ के जो मुल्ला हैं, ये उनकी सोच है, ये अमेरिका में भी है। तो बेसिकली जो कंज़र्वेटिव्स होते हैं, ये बेसिकली सभी जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो डोमिनेट कर जाते हैं इतने ज़्यादा सोसाइटी में कि वो आपके तमाम सिस्टम के ऊपर उनकी सोच हावी आ जाती है, तो फिर पूरा मुआशरा पीछे चले जाता है। लेकिन अगर वो रहते हैं अपनी हद तक अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर और स्टेट और वो आप अलग रखते हैं, तो फिर आप ज़ाहिर है तरक्की करते हैं। जी, तो पिछले 100 इयर्स में ना अमेरिका में जो चेंजेस वुमेन राइट्स के हवाले से आई हैं, वो उनको वुमेन जो मूवमेंट्स है ना, फेमिनिस्ट मूवमेंट, उनकी लाइफ में देखना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़्म आई थी, वो अर्ली यू नो अर्ली 20th सेंचुरी में आई, जिसके नतीजे में 1917 में, 1919 में ख़वातीन को वोटिंग राइट्स मिले, ठीक है? तो वो सफ़्रेजेट मूवमेंट थी, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़्म आई, ठीक है? उससे पहले क्या था, जो ख़वातीन थीं वो बड़े लॉन्ग ड्रेसेस पहनती थीं, और वो जब मेन वर्ल्ड वॉर 1 में गए, तो ख़वातीन ने उनकी स्पॉट्स फिल करने के लिए जॉब मार्केट में आईं। और जब वो आईं तो वो इतने लंबे-लंबे जो ड्रेसेस पहनती थीं, जो विक्टोरियन एरा के थे, वो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं थे। तो उस वक़्त के दौर की जो एक बहुत मशहूर फैशन डिज़ाइनर कोको शैनल, उन्होंने वुमेन के लिए जो स्मार्ट वर्क वेयर इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें पैंट शर्ट्स थी और स्कर्ट्स थी। और उस ज़माने में भी एक बहुत अनयूजुअल बात थी कि ख़वातीन पैंट शर्ट पहनेंगी, क्योंकि इसमें मोबिलिटी आसान है, अपने आप को कैरी करना आसान है, स्कर्ट्स, ठीक है? वो आज भी वो कोको शैनल का जो ब्रांड है, वो अभी भी वो चल रहा है, शैनल का। आप देखेंगे ट्वीट स्कर्ट वगैरह चल रही हैं। उसके बाद जब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़्म आई, तो उसमें ख़वातीन को उनके बर्थ राइट्स मिले। जो रू वर्सेस वेड का जो केस जीता गया, उसके बाद प्रॉपर्टी राइट्स मिले, उनको बैंक में अपने अकाउंट्स खोलने का राइट मिला। उससे पहले ख़वातीन अपने बैंक के अकाउंट्स नहीं खोल सकती थी। और ये हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब ख़वातीन दोबारा मर्दों की स्पॉट्स फिल करने गई, मर्द जंगों पर चले गए। जब वो वापस मर्द आए, उन्होंने इन ख़वातीन को कहा कि तुम लोग जाओ, अब घरों में बैठ के दोबारा हांडी-चूल्हा करो, तो इन ख़वातीन ने इनकार कर दिया। और इसने किक स्टार्ट की थी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़्म, जो 1960s में आई। और उसके नतीजे में आप ये देखेंगे, जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़्म जब 60s में और 70s में आई है, तो तब हार्वर्ड में ख़वातीन को भी क्लासेस अटेंड करने नहीं दी जाती थी मर्दों के साथ। उनके लिए एक अलहदा से स्ट्रीट के अक्रॉस एक एक अलहदा से इंस्टीट्यूशन था, या वो शाम को क्लासेस अटेंड करती थी। जो फीमेल टीचर्स थी, वो मेल जो स्टाफ रूम्स थे, वो यूज़ नहीं कर सकती थी। तो ये अमेरिका में इतनी ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी। तो ये आपको ये देखना होगा कि कैसे ये सोसाइटी को जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, ये आगे लेकर चली हैं। और फिर आप देखेंगे कि उसी तरह रेसिप्रोकली पाकिस्तान में पैरेलल ये चल रहा था, जब फातिमा जनाल लेकर आनी थी, या जो हमारी लॉयर थी आसमा जहांगीर, वो भी लेकर, ये जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़्म जब चली है, तो 1980s में आसमा जहांगीर भी लीड कर रही थी पाकिस्तान में, क्योंकि वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, और जेंडर बेस्ड ऑपरेशन इतनी ज़्यादा थी कि ख़वातीन ने आसमा जहांगीर को उस वक़्त रियलाइज़ नहीं किया कि वो अपने वक़्त से कितनी आगे थी। अब हम देखते हैं उनका काम, तो हमारी आँखें फट जाती हैं कि कितनी ब्रेव वुमेन थी, कि शी वाज़ स्टैंडिंग देयर सिंगल, अकेली वो खड़ी थी। तो अब हम उनको रियलाइज़ करते हैं कि वो कितनी ब्रेव थी, वक़्त से कितने आगे थी। बिल्कुल। और ये जो बात आपने की है, इस पे एक सवाल बेसिकली मैं देखता हूँ नॉर्मली लोग करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में तो औरतों को वोट डालने का हक भी है, प्रॉपर्टी के अंदर राइट भी है, बैंक अकाउंट खोलने का, आज़ादाना मूवमेंट का, हर चीज़ का राइट है, जॉब्स कर रही हैं, सब कर रही हैं। तो फिर पाकिस्तान में जो है ये औरत मार्च क्यों?
तो इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब वहाँ पे हर किस्म के राइट्स जिनका हमने अब तक ज़िक्र किया, वो औरतों को अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट किसी न किसी हद तक, तो फिर औरत मार्च क्यों? देखिए, औरत को अवेलेबल तो है, लेकिन क्या औरत उनको इस्तेमाल कर पाती है? क्योंकि जो आपका फैमिली स्ट्रक्चर है, वो बड़ा पैट्रियार्कल है। बचपन से ही जो उनका सेल्फ वर्थ है, उनको एक सबमिशन सिखाई जाती है कि मर्द जो घर का हाकिम है, मर्द आपके गार्डियन है, प्रोटेक्टर हैं, या जो औरत की नाक़िसुल अक़ल है, ये औरत इंटरनलाइज़ करती है बचपन से। अब देखें, ये जो ख़वातीन कह रही हैं कि औरतें इमोशनल होती हैं, वो क्यों कह रही हैं? मतलब औरत क्या नहीं कर सकती? मल्टीटास्किंग घर में कर रही होती है, घर के बाहर के भी काम कर रही होती है, सब सौदा सब्ज़ी, बच्चों के हर चीज़ औरत कर रही है, लेकिन औरत को ये माशरा यकीन दहानी कराता है कि वो कमतर है। फिर पब्लिक स्पेसेस मेल ऑक्यूपाइड हैं, आप बाहर जाते हैं तो अपने आप को बचा-बचा के निकलते हैं। आपके जॉब में जाते हैं तो आप सेक्सुअली हरास हो रहे हैं, आप कॉलेज जाते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन आपके पास नहीं है, आपको इतनी मुसीबतें उठा के बाहर जाना पड़ता है, तो ख़वातीन कहती हैं कि इससे बेहतर हम घर बैठ जाएँ, एटलीस्ट हम सेफ हैं। तो आप देखेंगे कि जो सोसाइटी आपने क्रिएट की है ख़वातीन के लिए, वो इतनी ज़्यादा उसको ऑप्रेस करती है, वो औरत के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी करती है कि वो औरत कहती है, मेरी आफ़ियत इसी में है कि मैं घर के अंदर ही बैठी रहूँ। एटलीस्ट मुझे मर्दों की गंदी नज़रों का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे सेक्सुअल हरासमेंट का। और फिर देखिए, ख़वातीन सेक्सुअली हरास होती हैं तो वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि मर्द कहेगा तुमने ही कुछ किया होगा, तुम्हारी वज़ह से ही हुआ होगा, तुम गई ही क्यों, तुमने पहना क्या हुआ था? विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है। तो ख़वातीन और उसके बाद क्या होगा? अगली दफ़ा कहेंगे तुम अकेले नहीं जाना तुमने, तो उसकी मोबिलिटी और कम हो जाती है। तो ये इतनी सारी जो सोसाइटी में आपने औरत के लिए हर्डल्स खड़ी की हुई है ना, तो वो ख़वातीन नहीं कर पाती। फिर एक जेंडर असाइन्ड रोल्स हैं, शादी भी हो जाएगी, बहुत पढ़ी-लिखी डॉक्टर की भी शादी हो जाएगी, उससे एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसने किचन सँभालना है, उससे बच्चे सँभालने हैं। तो तो फिर औरत के लिए इसमें एडवांटेज क्या है? आपने इंसेंटिव उसको क्या दिया है? तो ये तो इंसेंटिव बेस्ड होती है ना, कि अगर आप जा रहे हैं आगे और अगर सोसाइटी आपको पुल डाउन कर रही है, आपको एक बुरी औरत का खिताब दे दिया कि इसने अपने घर को और बच्चों को तवज्जो नहीं दी। अब मेरी एक फ्रेंड थी, वो यहाँ पे पीएचडी करने आई और वो पाकिस्तान में अपने बच्चों को छोड़कर आई, क्योंकि उसको यहाँ पे एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे पीएचडी करने को मिलती है आफ्टर यू डू योर एमबीबीएस। तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है, जेनेटिक्स में उसको मिली। पाकिस्तान में जेनेटिक्स में कितनी ख़वातीन हैं जिन्होंने पीएचडी की है। तो उसको क्या सुनने को मिला कि तुम सेल्फिश हो, तुम अपने आप को तुम समझती क्या हो, तुमने शौहर को और अगर यही उसका हस्बैंड पीएचडी करने आता है तो कोई भी उस आदमी को कुछ ना कहता, कहता कितना व्हाट अ हीरो, व्हाट अ रोल मॉडल। तो ख़वातीन के लिए जो इस सोसाइटी का देखने का जो स्टाइल है ना, वो बहुत डिफरेंट है, बड़ा मिसोजिनिस्टिक है। तो इंसेंटिव नहीं है, वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और मैं उसको बड़ा उसकी ढाढस बंधाती थी कि इवेंचुअली तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारे हस्बैंड का ही इसमें फ़ायदा होगा, जब तुम पाकिस्तान वापस जाओगी, तो तुम्हें बड़ी। और आज वो इतनी ज़बरदस्त उसकी पोज़ीशन है। तो और वो, लेकिन उस वक़्त वो ट्रॉमा से गुज़री है, जितने साल हुए थे। नहीं, ये तो है और ये मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ और इस तरह की जो सोच है, इवन जैसा अभी आपने कहा कि अगर जैसे किसी औरत की तलाक भी हो जाए, तो हमेशा हमारे माशरे में कंसिडर ये किया जाता है गलती औरत की ही होगी। चाहे वो किसी भी ज़ुल्म को सहते हुए उससे छुटकारे के लिए भी उसने अगर तलाक ली है, तो एक जो इमीडिएट थॉट आता है, इमीडिएट डिस्कशन जो होता है, वो यही होता है कि गलती औरत की ही होगी और फिर उसको दोबारा शादी करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो तलाक याफ़्ता है। एक तलाक याफ़्ता आदमी को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है एज़ सच। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे माशरे में हैं, नो डाउट। इससे एक रिलेटेड सवाल है डॉक्टर मदीहा आपसे, वो ये कि ये जो जितनी भी आपने बातें करी, वो तमाम बातें बहुत लॉजिकल हैं, वो तमाम राइट्स औरत को मिलने चाहिए, उस तरह की हर प्रोटेक्शन, सपोर्ट और सिक्योरिटी जो है वो औरत को मिलनी चाहिए जब वो घर से बाहर निकले और काम करे इज़्ज़त के साथ। लेकिन जब ये औरत मार्च में इस तरह के नारे लगते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इससे क्या मुराद है? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रिगर होते हैं और इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं और उसकी वजह से वो जो औरत मार्च का पूरा जो कहना चाहिए कि उसको इस तरीके से पेंट कर देते हैं कि ये कोई बहुत ही गलत किस्म की डिमांड ये लोग कर रहे हैं।
जी, अच्छा पहले तो आपने जो तलाक याफ्ता का वर्ड इस्तेमाल किया ना, मुझे रिहाम खान की एक बात याद आ गई कि वो जब वो पाकिस्तान में आई, वो यूके में रहती थी, वो कहती थी कि तलाक याफ्ता तो ये ऐसे लगाते हैं जैसे कोई बड़ी कोई एक आपका टाइटल है, जिस तरह आला तालीम याफ्ता या बहुत ये याफ्ता, तो ये याफ्ता डेरोगेटरी वर्ड है ये, बट ये लगाया जाता है हमारे भाषा में। ये एक ऐसा वर्ड है जो एक नेगेटिव कॉनोटेशन देता है। हालाँकि डिवोर्स जब होती है किसी भी इंसान की, तो 2 इंसान आपस में मिलते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसको इसको एक टैबू नहीं बनाना चाहिए। एक बड़ी नॉर्मल और नेचुरल सी बात है कि 2 इंसानों की आपस में नहीं बनी। तो दिस शुड नॉट बी एक याफ्ता किसी के साथ आप लगा दें। तो हैविंग सेड दैट, आपका जो क्वेश्चन था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, असल में जो जिस्म का वर्ड है ना, आपने इतना सेक्सुअलाइज़ किया है औरत के जिस्म को कि एक जिस्म के लफ्ज़ से ही आपके ज़हन में सेक्स आती है। हालाँकि जिस्म लिटरली मीन्स बॉडी, आपकी बॉडी है। द इन इंग्लिश द ये इंग्लिश जो वुमेन मार्च का जो उनका स्लोगन था, माय बॉडी माय चॉइस, दिस इज़ द लिटरली व्हाट इट मीन्स। और आपकी बॉडी नहीं होगी तो किसकी, आपकी चॉइस नहीं होगी तो किसकी चॉइस होगी? आपकी अपनी ही चॉइस होगी ना। आपके जिस्म पे आपका अपना इख्तियार है, किसी दूसरे इंसान को हक नहीं है कि वो आप पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करे, इसका सिर्फ़ ये मतलब है। और देखें, जिस तरह से अगर आपको कोई कहे कि मुझे कोई कहे कि तुम घर बैठ जाओ, तुम कल से हॉस्पिटल नहीं जाओगी, तो मैं कहूँगी माय बॉडी माय चॉइस, मेरा जिस्म है, मेरा इख्तियार है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, इसके अलावा आप कपड़ों पे अगर कोई मेरे एतराज़ करे कि तुमने ये नहीं पहना, तुम बुर्का पहनो, तो मैं कहूँगी माय बॉडी माय चॉइस, मैं खुद डिसाइड करूँगी, मेरा अपना एक ज़हन है। अपनी मेरी एक इंटेग्रिटी है, मेरे अपनी आई मीन आई हैव माय ओन, आई कैन डिसाइड फॉर माय सेल्फ, मेरा ज़हन काम करता है। तो इसी तरह आपके जिस तरह अबॉर्शन है, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने लिए खुद डिसाइड करते हैं कि ये आपकी बॉडी है। अगर अगर मेन को हम कहें कि मैं देखिए, सारे लॉज़ जो बनाए गए हैं, वो ख़वातीन के जिस्म के मुतल्लिक हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मर्दों की जो वैसेक्टमी कर दी जाए, ठीक है? क्योंकि मेन आर गोइंग अराउंड एंड प्रोड्यूसिंग इल्लेजिटिमेट चिल्ड्रन, सो व्हाई डोंट वी डू वैसेक्टमी, ऐसा कोई लॉ नहीं है। लेकिन औरत की बॉडी के मुतल्लिक आपने लॉज़ बनाए हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा करें कि ये जो जेंडर बेस्ड ऑपरेशन है, वो या पेट्रियार्की की रूट्स कितनी डीप हैं। कोई भी लॉ मेल बॉडी को रेगुलेट करने के लिए आज तक दुनिया में नहीं बना, क्योंकि लॉज़ बनाने वाले मर्द हैं। तो इसलिए ख़वातीन ने ये जो राइट्स के किया था, उसी के बाद जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़्म है, उसी के बाद जो बर्थ कंट्रोल पिल्स भी आई थी मार्केट में, अमेरिका में। वजह ये थी कि ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती थी और वो फिर अपनी जॉब को परस्यू नहीं कर पाती थी। तो आज जब ये बर्थ कंट्रोल पिल्स आई थी, तो उसकी वजह से ख़वातीन कुड मॉनिटर देयर ओन बॉडीज़, दे कुड डिसाइड व्हेन दे वांट टू हैव फैमिलीज़, व्हेन दे डोंट। सो इससे अंदाज़ा करें कि औरत को अपने जिस्म पर इख्तियार मिला बर्थ कंट्रोल पिल से। इतनी छोटी-सी एक चीज़ ने औरतों की ज़िंदगी को चेंज कर दिया। तो ये लिटरली दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, लेकिन पाकिस्तान में कोई समझना नहीं चाहता। औरत के जिस्म का लफ्ज़ आता ही उनके ज़हन में सेक्स आती है, बिकॉज़ वुमेन आर परसीव्ड एज़ सेक्स ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट परसीव्ड एज़ अ ह्यूमन। लाइक आप एक मर्द हैं और आपकी राय की बड़ी अहमियत होगी, लेकिन वही बात, जो बात मैं कर रही हूँ, अगर आप कहेंगे तो लोग आपको ज़्यादा सुनेंगे, और जो And मेरी the बात है वो reason we are doing this, hence the reason we are doing this. ठीक है ना, ये जो जिस्म से जो आप कह रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी से जो है, तो ये सेक्सुअल ऑब्जेक्टिव लगता है, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि कुरान में जो हूर का कॉन्सेप्ट दिया गया है, और हूर के बारे में जो माशाल्लाह तारिक जमील साहब और दूसरे मौलाना साहब जो Guru डिफाइन करते specialist. हैं औरत को, तो वो बेसिकली उसकी बॉडी पार्ट्स को और उनको वो जो है वो बता रहे होते हैं, और यही झांसा दे के जो है उनका लोगों का माइंड कंट्रोल किया जाता है इस मज़हब की तरफ लाने के लिए, क्योंकि वो पता है ये अट्रैक्शन है। तो ये जो मेंटालिटी बनी है, ये बेसिकली देखा जाए इसमें इसके पीछे भी मज़हब ही है। मज़हब ये मज़हब कहता है, तो सूरह निसा की 3 की 14 में, राइट? सूरह आले इमरान की 14 नंबर आयत में कि वो हमने तुम्हें ज़ीनत बना दिया औरतों की। तो औरत बेसिकली जो है वो आदमी के लिए एक
अगेन मज़हब कह रहा है कि हमने इसको तुम्हारे लिए खूबसूरत बना दिया है, तो वो इंसान औरत को देखता ही इस नज़र से है। और हेंस दी वो सारा वो जो नक्शा खींचते हैं तारिक जमील और इस जैसे सारे लोग, तो वो इस तरीके से चलता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल डॉक्टर मदिया अगेन आपसे, कि जब हम बात करते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी की और इस सोच की और मिसोजिनिस्ट बिहेवियर और सोच की, तो जब हम औरतों के हुकूक की बात करते हैं, हम सबको ये चीज़ क्लियर है, बट फॉर नाज़रीन के लिए मैं भी पूछना चाह रहा हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब हम औरतों के हुकूक की बात करते हैं, तो क्या हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, कि जहाँ पे औरत को बिल्कुल उसी तरह की जो है जैसे मर्दों को पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर सारे हुकूक हासिल हैं, वो औरत को एक घर के अंदर हुकूक हासिल हो जाए और वो डोमिनेट करने लग जाए हर चीज़ में, हर फैसले में? क्या इसका ये मतलब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो वुमेन राइट्स की जो मूवमेंट है ना, उसका मकसद इक्वालिटी है। तो अब इक्वालिटी, अब देखिए, मर्दों को इसलिए खतरा है क्योंकि वो डोमिनेट करते हैं और उनको ये डर है कि उनकी जो डोमिनेशन है वो जा रही है और कहीं औरतें हमें डोमिनेट ना करना शुरू हो जाएं। ठीक है। एक मैंने मीम पढ़ी थी कि मेन शुड बी थैंकफुल दैट वुमेन आर आस्किंग फॉर इक्वल राइट्स नॉट रिवेंज, क्योंकि जितना मर्दों ने औरतों को प्रेस किया है पिछले हजारों सालों में, अगर औरतें रिवेंज पे आ जाएं तो फिर कोई भी मर्द नहीं बचेगा। ठीक है। तो औरतें तो सिर्फ अपने इक्वल राइट्स मांग रही हैं, जो कि उनका राइट है। ठीक है। और इक्वल राइट का यही ब्यूटी इक्वल राइट्स की यही है कि दोनों ही एक बैलेंस्ड बराबर की पोजीशन पे हैं, कोई दूसरे को प्रेस नहीं कर रहा। तो इसलिए मर्दों को मर्द इसलिए थ्रेटन फील करते हैं कि उनको ये जाता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें ये डर है कि कहीं औरतें डोमिनेट करके हमें ऑप्रेस ना कर दें, जो कि ऑपरेशन तो मैं वैसे ही गलत समझती हूँ। किसी को भी किसी पे डोमिनेट करने का, ऑप्रेस करने का राइट नहीं है। और अभी एक कुछ कुछ मतलब मे बी 10-20 सालों में इंटरनेट की वजह से ये थोड़ा फास्ट हो रहा है प्रोसेस, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि खवातीन अपनी जो सेल्फ वर्थ है या अपनी जो भी कॉन्फिडेंस है उसको गेन कर सकेंगी और इक्वल जॉब्स में आएंगी। तो एक बड़ी बैलेंस्ड सा मुआशरा कायम होगा जिसमें मर्दों को भी औरतों से थ्रेटन फील करने की जरूरत नहीं होगी, खवातीन को भी मर्दों से थ्रेटन फील करने की जरूरत नहीं होगी, और दोनों एक इक्वल फुटिंग पे एक दूसरे से बात करेंगे। ये एक जो घर में भी जो एक होता है ना कि मास्टर स्लेव वाला रिलेशनशिप मियाँ बीवी का, ये भी खत्म हो जाएगा। और जब दोनों इक्वल होंगे तो वो ज्यादा खूबसूरत रिश्ता होता है। जी जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही जी, आपने। तो आप ये मेरे ख्याल ये हाँ, ये साहब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपके जो सवाल से ना अचानक मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि जब वुमेन राइट्स की बात करते हैं, तो ये इटसेल्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ह्यूमन राइट्स की? क्योंकि अब अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वुमेन भी ह्यूमन में आती है ना। अगर हम वुमेन को अलग रखें, क्या वो ह्यूमन में नहीं आती? जबकि ह्यूमन और यानी कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है, सिवाय कुछ बायोलॉजिकल जो चीजें हैं, अदरवाइज तो वो भी ह्यूमन है और मर्द भी ह्यूमन ही है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि अगर आपने उसको ह्यूमन समझा होता थ्रू आउट द हिस्ट्री ओवर ऑल द कल्चर्स, तो ये डिस्कशन आज नहीं हो रहा होता। जी, मतलब 1949 में यूएन की डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था ऑल ह्यूमंस आर इक्वल इन राइट एंड डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। सो एक चीज आई थी तो उसमें ह्यूमन का ही जिक्र किया था, उसमें मैन का जिक्र नहीं किया था। तो जी जिस तरह कुरान में सिर्फ मर्दों को मुखातिब करके बात की जाती है ना, तो इस तरह जो यूएन की ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन थी, मेरे ख्याल में इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट। इसको सबको पढ़ना चाहिए कि इसके जितने भी पॉइंट्स थे वो बड़े लॉजिकल हैं, और वो अगर अप्लाई हो जाए पूरी दुनिया में तो आपको किसी मजहब की जरूरत ही नहीं रहती। बिल्कुल। और जो पहला ह्यूमन राइट है वो है ये, वी आर ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल। ह्यूमन राइट नंबर 1 है। जी, इसी के बाद फिर स्लेवरी का खात्मा होता है, क्योंकि जो जी हाँ। स्लेवरी दुनिया में हर जगह चल रही थी। यानी कि आप एक सिंपल लफ्ज में, आपको पूरा कुरान भी भेजने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल लफ्ज में आपने जो कहते हैं ना फसाहत और बलागत है, तो वो फसाहत और बलागत जो है आपको यूएन के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में नजर आती है। कि आपने कोई तफसीरें नहीं चाहिए, आपको एक लफ्ज में आपने स्लेवरी भी खत्म कर दी, औरत को इक्वल राइट्स भी दे दिए, तमाम इंसानों को की इंटेग्रिटी और सारा एक इक्वालिटी की आपने बुनियाद रख दी। जी हाँ।
क्योंकि एग्जैक्टली पहला जो राइट है वो यही है, वी ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल। सेकंड जो राइट है वो है डोंट डिस्क्रिमिनेट। तो सेकंड नंबर पे कह दिया कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। एग्जैक्टली, चाहे मर्द औरत हो, रेस हो, व्हाटएवर, बिलीफ Yeah. सिस्टम, व्हाटएवर। आई थिंक नो, दैट्स रियली ग्रेट। उस पे भी हम लोग ने डिस्कशन किया है कि हम एक पॉडकास्ट करेंगे ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जो 30 ह्यूमन राइट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उस पर बात करेंगे किसी वक्त। बट कमिंग बैक टू दी सॉल्यूशंस, और अब रैप अप करते हैं इस डिस्कशन को, ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है। तो अगर हम सॉल्यूशंस पे आए, मैंने आपकी कुछ पॉडकास्ट देखे डॉक्टर मदिया, और उसमें पता नहीं आपका था या किसी एक आपके पार्टिसिपेंट का एक कमेंट था कि औरत खुद जिम्मेदार है, मतलब मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ अपने अल्फाज में, कि वो जो उसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है उसको सपोर्ट करके एक पाकिस्तानी मुस्लिम मुआशरे में औरत काफी हद तक खुद जिम्मेदार है इस तमाम ज्यादतियों की। मुझे थोड़ा सा इस बात में इख्तलाफ है, अगर तो ये सही मैं समझाऊं और मैं इसको सही बता रहा हूँ। वो ये कि औरत क्योंकि मजबूर है, वो उस मुआशरे के अंदर रह रही है, उस पेट्रियार्कल सोसाइटी में, कि वहां पे उसकी सोच भी उसकी अपनी नहीं है। तो अगर वो उस ऑपरेशन की वजह से, अगर वो सिर्फ मर्द की वैलिडेशन हासिल करने के लिए, उसकी उसकी नज़रों में अपने आप को मनवाने के लिए अगर वो उसकी सोच का साथ दे रही है, तो आई थिंक वो खुद बजाते खुद जो है उस ऑपरेशन की वजह से है, ना कि वो वाकई सोच समझ कर, क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई कर कर और अपने हवासों में जो है वो ये फैसला कर रही है। आप क्या कहती हैं इस पे? जी, नहीं, मेरा ख़्याल है कि मेरी तो ये नहीं होगी बात, क्योंकि मैं कभी भी आपकी, हाँ, मैंने इसलिए कहा कि एक पार्टिसिपेंट था। हो सकता है किसी ने कमेंट किया हो, लेकिन ये भी कमेंट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही आता है कि ख़वातीन के साथ इतनी ऑब्वियस ज़्यादती हो रही है और वो क्यों कुछ नहीं करती हैं, क्यों नहीं जुल्म के खिलाफ बोलती। 1988 में डेनिसन कैंडियोटी ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी, इसको कहते हैं बार्गेन विद पेट्रियार्की। इसके अंदर इसका मतलब ये है कि एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए ख़वातीन देखती हैं कि कौन-सा बिहेवियर पेट्रियार्की रिवॉर्ड करती है, और पेट्रियार्की रिवॉर्ड करती है सबमिशन को। औरत की, अगर कोई औरत अपने घर में एक बड़ी घरेलू और घर गृहस्थी करती है, शौहर का ख़्याल रखती है, बेज़ुबान है, बच्चे पे बच्चा पैदा किए जाती है, अपने करियर को सैक्रिफाइस करके घर में, जिस तरह मेरी फ्रेंड तो बाहर आ गई, इस बिहेवियर को रिवॉर्ड नहीं किया गया। लेकिन अगर वो अपना करियर छोड़ के घर बैठ जाती, तो जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है इसको बिहेवियर को रिवॉर्ड करती। तो ख़वातीन देखती हैं कि कौन-सा बिहेवियर उनको फ़ायदा देता है, उनको एक पेडेस्टल पे सोसाइटी बिठाती है, और पेडेस्टल पे इन्हीं औरतों को बिठाएगी जिनको अच्छी औरत का खिताब देती है। और वो अच्छी औरत बनने के चक्कर में औरतें जो हैं अपनी ही जेंडर के अगेंस्ट अपने ही राइट्स को दे सबमिट and they give up their own rights, and this is called bargaining with patriarchy. In order to benefit from the patriarchal system, आप कोई ऐसा एक तरीका निकालते हैं कि आप उस सिस्टम के अंदर रहते हुए ही एक अच्छा ऊंचा स्टेटस हासिल कर सकें। Exactly. तो इसमें ख़वातीन जो है बेसिकली एक शिकंजे में फंसी हुई है, और आपने उसके अंदर रहते हुए अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने आप को वैलिडेट करना है। फिर वो उस मेल वैलिडेशन के चक्कर में 4 शादियों को भी प्रमोट करती नज़र आएँगी, जिस तरह आजकल आपको नज़र आता होगा डॉक्टर नबीहा हैं, जो आपको उनकी एक के बाद एक टॉक शोज़ में वो बैठी नज़र आएँगी, और वो पॉलीगमी को इंट्रोड्यूस कर रही, ग्लोरीफाई कर रही हैं, मर्द की 4 शादियों को ग्लोरीफाई कर रही हैं, और अच्छी औरत, बुरी औरत का कॉन्सेप्ट दोबारा से ग्लोरीफाई कर रही हैं, तो दीज़ आर कॉल्ड टोकन वुमेन, कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये ख़वातीन जो हैं बैठी हुई हैं और मर्दों की खुशनुदी वैलिडेशन हासिल करने के लिए कि देखो मैं कितनी, आई एम ए गुड वुमेन, देखो मैं तुम्हारे ही जो राइट्स हैं प्रमोट कर रही हूँ, तो मुझे और क्रेडिट मिलना चाहिए। तो पेट्रियार्की उसको रिवॉर्ड करके उनको वो टीवी पे बैठी हैं, और जो पेट्रियार्किया उनको स्टेट प्रमोट कर रही है, सो शी इज बीइंग रिवॉर्डेड फॉर दैट। सो मैं औरतों को इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर आपने इस पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को स्मैश करना है, तो हमें प्रोग्रेसिव मर्दों की मेल एलाइज की ज़रूरत है, जो औरतों को साथ मिलकर उनको कंफर्टेबल कराएं,
कि वो थ्रेटन फील ना करें कि अगर वो इससे निकलेंगी तो उनको सोसाइटी रिजेक्ट कर देगी। जिस तरह मैं निकली हूँ, मुझे ज़ाहिर है मुझे बहुत सारी रिजेक्शन मिली है सोसाइटी की तरफ से। मैंने तो बल्कि अपनी वाइफ को दावत दी थी कि इस पे आगे बात करें, मगर वही सोशल सर्कल का जो प्रेशर और वो एक चीज़ है कि अगर आप आए और इस टॉपिक पे she can't. So because जो मुझे तो ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया है, तो आपको ये सब कुछ you should be brave enough to face all this. Not all women can do that. Not all women are expected to do that. It's not all women are capable of doing that. So इसलिए औरत को तो मैं कभी भी blame नहीं करती. Exactly. No, that's really good. और अब when we are talking about solutions, I think एक मेन सोल्यूशन जो मुझे नजर आता है वो ये है कि हमें औरत से ज्यादा मर्द को एजुकेट करने की जरूरत है इन तमाम मामलात के ऊपर, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स, जिसके अंदर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जैसा आप लोगों ने कहा, तमाम ह्यूमंस को बराबर समझें, बराबर के राइट्स दें, प्लस उसको मजहब की और कल्चर की एक सही फ्रेम में रखने की बेसिकली उसको एजुकेशन देना ज़रूरी है कि भाई आप अपने मज़हब और कल्चर पे फ़ख्र करते रहें, फॉलो करें उसको जैसे भी दिल चाहे, मगर उसको जवाज़ बनाकर औरत को सप्रेस ना करें। तो आई थिंक ये एजुकेशन मर्द को देना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मर्द अगर एजुकेट होगा तो वो अपने घर की बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को जो है वो ये सारी आज़ादियाँ देगा और उनके ऊपर से वो ऑपरेशन ख़त्म करेगा, क्योंकि वो पहले घर से ही स्टार्ट होता है और फिर घर ही मिलकर, इनफरादी लोग मिलकर ही एक माशरा तश्कील देते हैं। तो जब तक इनफरादी सोच नहीं बदलेगी मर्द की, जब तक कि आपके माशरे की सोच नहीं बदल सकती। तो इसी सॉल्यूशंस पे अगर आप लोगों ने और कोई कमेंट देना है, ऐड करना है इस पे, जेल भाई? मैं इसमें कहूँगा कि जैसे टीजी भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि एजुकेशन है, लेकिन इसके लिए आपको ऊपर से जो है ये काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट लेवल से करना पड़ेगा। जब अब इसकी मिसाल ले लेना तमाम मुस्लिम ममालिक की, तो उसकी टर्की एक हमारे लिए एग्जाम्पल है। टर्की में जब कमाल अतातुर्क आया तो उसने किस तरह टर्की को पूरा चेंज किया, बाय फोर्स किया, कुछ भी किया, लेकिन ये ऊपर से जब चीज आई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे लेवल पे आती है। हम जितनी भी हम ये जो हम कोशिश कर रहे हैं ये हम एजुकेट ही कर रहे हैं बेसिकली, चाहे मर्दों को या औरतों को या बच्चों को, लेकिन ये इस चीज के लिए हमें ऊपर लेवल पे जाके जो है फिर ये चीज इम्प्लीमेंट हो सके। माजरत के साथ बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से आने वाली चीज जो ना पाकिस्तान जैसे माशरे में आई डोंट नो कैसे होगी, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां पे तो सऊदिया आपके सामने मिसाल है, इस वक्त सऊदिया किस तरह जो है वो इंडिया ने आपको तो 1980 की दहाई में जिहाद में घुसेड़ दिया और ये तमाम मदारिस बना के और जिहादी बना दिया पूरी कौम को। आज अगर जिहाद खत्म भी हो गया है, लेकिन वो जो कौम की मेंटेलिटी है वो तो तबाह कर दी ना उन्होंने। तो वो भी किस तरह हुआ, वो भी जनरल ज़ियाउल हक की वजह से हुआ है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उसी ने मदरसे सिस्टम को खोला और सारा किया, तो ये ऊपर लेवल पे किया, तो नीचे आज तक हम भुगत रहे हैं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल पे जो पॉइंट ये है कि जो कानून साजी जो मुल्क के अंदर होना, जो लॉज जो बने वो औरतों को प्रोटेक्ट करें। जैसे बहुत सारे अमेरिका के अंदर टाइटल 9 की मैं बात कर रहा था, स्पोर्ट्स के अंदर प्रोटेक्शन करी कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स होने चाहिए। इसी तरह वोटिंग के अंदर बहुत सारे लॉज पास हुए, फिर जॉब्स के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी पे लॉज पास हुए। तो you cannot, you are forcing the nation to basically follow the laws, right? अगर वो laws होंगे तो then you can, आप उस पे कानून अप्लाई कर सकते हैं, आप पनिश कर सकते हैं अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो पाकिस्तान है ना, उसमें एक अच्छी चीज ये हुई कि बेनजीर भुट्टो आई एज ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद अब जो है ना मरियम नवाज, मुझे ये नहीं पता कि वो कितनी कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन एक खवातीन सीएम का होना पाकिस्तान की कौम के लिए बड़ा जरूरी है कि दे आर टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ए वुमेन। तो ये जो मेल ईगो है ना इनकी, जो बड़ी चैलेंज होती है कि औरत से हम औरत हम पे हुक्मरानी करे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी कॉम्पिटेंट है, वो अपने बहुत सारी स्कीम शुरू कर रही हैं, लेकिन मेरे लिए यही काफी है कि एक फीमेल बैठी है एंड शी इज रनिंग द शो एंड ऑल मेन आर लिसनिंग टू हर। सो ये दिस इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज फॉर आवर सोसाइटी जो इतनी पेट्रियार्कल है। उसमें उनकी टीम में भी खवातीन हैं काफी सारी, तो ये इवन दो
मे बी इनकॉम्पिटेंट भी हूँ, मे बी वो करप्शन भी कर रही हूँ, लेकिन स्टिल इट इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर कंट्री, पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान जो मतलब बेनज़ीर जब आई हैं तो उन्होंने इस तरह की भी बातें सुनी थी कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, लेकिन अब आपको वो चीज़ें सुनने को नहीं मिल रही हैं, दबी हुई हैं वो आवाज़ें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पीएम भी उनके अपने ही अंकल हैं, तो इसकी वजह से ऐसी आवाज़ें नहीं सुनने को मिल रही। तो लेकिन दिस इज़ अ पॉजिटिव चेंज, सो वी शुड जो आप कह रहे थे ना कि गवर्नमेंट की तरफ से आए, तो ये आनी चाहिए बिल्कुल, और आएँगी आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि आप ज़्यादा अरसे तक दुनिया से कट के नहीं रह सकते। जब सारी बाकी दुनिया चेंज हो रही है, तो समहाउ लोग भी चेंज होंगे, नीचे से भी ये चेंज आएगी, ऊपर से भी चेंज आएगी। ये एक मल्टी डायमेंशनल किस्म की चेंज होगी। जिस तरह हम भी जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे अपनी भेजते हैं कि मेरी जो वाइफ थी वो पहले पर्दा करती थी, अब नहीं हिजाब करती, तो चेंज आ रही है लोगों में। So it will take some time. It may not happen tomorrow. We may not be alive to see it, but it will happen. बिल्कुल। एक नाम हम और भी मिस करें, जैसे आपने कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और अब जैसे मरियम नवाज, तो ये पाकिस्तान की क्या बल्कि इस्लामिक ममालिक की तारीख में भी पहली जो वुमेन नेशनल असेंबली की जो स्पीकर हैं, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, वो भी एज अ फीमेल जो है वो, इनको ये एजाज़ आता है कि वो पहली पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में पहली जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली बनी थी। वैसे ये बड़ी बात है कि 2 वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो हैं, पहले एक पाकिस्तान में, फिर दूसरी बांग्लादेश की, 2 मुस्लिम ममालिक ने ये बड़ा काम तो किया था। इंडिया में था इंदिरा गांधी। हाँ, मगर अमेरिका में आप लोग नहीं कर पाए अभी तक। अमेरिका में अभी तक रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इस बात की, वो क्या वुमेन हार्मोन्स के ऊपर बात होती है, पता नहीं क्या पाकिस्तान आगे निकल गया अमेरिका से। अच्छा, चले, आई थिंक लेट्स रैप इट अप। लास्ट स्टेटमेंट में इसको क्लोज करता हूँ कि जो हमने डिस्कशन किया, हम और डॉक्टर मदिया से हमने इस पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जाना कि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं। हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि एक एक्सट्रीम से निकल के दूसरी एक्सट्रीम पे चली जाएं, जहाँ पे क्या औरतें डोमिनेट करना शुरू कर दें और आदमी को बिल्कुल ही लाइन लगा दें। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप दोनों इक्वल लाइफ पार्टनर्स हैं, इक्वली एक दूसरे के साथ आपकी जो है रिलेशनशिप होने चाहिए, एक लेवल पे होने चाहिए। और अपने घर को चलाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए औरत का इनपुट 100% वैसे ही होना चाहिए और उतना ही स्टेक होना चाहिए जितना कि एक मर्द का होता है। उसको भी बराबर का इंसान समझें और इक्वल राइट्स दें अकॉर्डिंग टू दी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है, उस हिसाब से। तो अगर हम उस तरीके से बैलेंस से चीज़ों को लेके चलते हैं, तो इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे मर्द को, एक पढ़े-लिखे सेन माइंड के मर्द को किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई खतरा हो। हाँ, वो अलग बात है कि अगर जो है वो किसी किस्म की अपनी डोमिनेंस को जो है वो गिव अप करने को तैयार ही नहीं है, औरत को वो महकूम ही बनाए रखना चाहता है, तो ऐसे लोगों का तो आई थिंक दिमागी इलाज होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मदिया हमारे साथ शिरकत करने का और इस टॉपिक पे हमसे बात करने का। और अगर आखिर में आपने कुछ कहना है तो आप कह दीजिए, वरना बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। No, thank you so much for having me.